देखा होगा कि जब से प्रशांत भूषण का अवमानना वाला मामले में उनको दोषी ठहराया गया है, तो एक वीडियो ये भी एक उनका ट्विटर पुराना ट्विटर चल रहा है जिसमें वो अपना अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं कि जस्टिस कर्णन को कंटेम्प्ट में जो सजा दी गई है वो सही है। लेकिन आपके पास ना तो रणनीति के लेवल पे आप कुछ बता पा रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी फेनोमेना को या बीजेपी के एडवांस को आप पॉलिटिकल टर्म्स में, सोशियोलॉजिकल टर्म्स में, साइकोलॉजिकल इकोनॉमिक टर्म्स में आप समझा नहीं पा रहे हैं। आप अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे 2 4 5 आर्टिकल बताइए। रेटोरिक के अलावा, पोलेमिक के अलावा भी कुछ चीजें होनी चाहिए ना। और सब ये बौद्धिक हैं, ये बहुत पढ़े लिखे, मैं इनका आदर हूं, इनकी किताबें मेरे पास हैं और मैं पढ़ता हूं और उनसे बहुत कुछ सीखा जाना है। मैं उनके प्रति आदर से कह रहा हूं। ये सब मेरे गुरुओं की तरह हैं। कि आप ये देखें कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जब ट्रंप का उभार होता है, ट्रंप चुनाव जीतते हैं, उसके 2 साल बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, कांग्रेस में डेमोक्रेट पार्टी बहुमत के साथ आती है। ये कैसे हो गया? आज बाइडेन लीड कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? वहां पे कुछ तो स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई होगी, सही गलत। भले मैं बहुत सारी बाइडेन की चीजों से मैं सहमत नहीं हो सकता हूँ, कमला हैरिस के बहुत सारी पॉलिटिक्स से मैं सहमत नहीं हो सकता हूँ, लेकिन कुछ तो रणनीति उन्होंने अपनाई होगी कि जनता जो है आज उनको अपना लीडरशिप देने के लिए तैयार है। तो उन अनुभवों को हम कब समाहित करने की कोशिश करेंगे? सिर्फ हम जो कुछ लिबरल्स हैं वो बीच बीच में मौका मिले तो अपनी आदत और अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से वो लेफ्ट पे कुछ हमला करके अपनी तीसरी कर लेते हैं अपने कर्तव्य की। उनका काम हो गया कि भाई हमने लेख लिख दिया, हम तो टीवी पे आ गए, हमने बहस कर लिया। और अब लेफ्ट को बोल के क्या करेंगे आप? बहुत सारे लेफ्ट इंटेलेक्चुअल आज फेसबुक पे बहुत सारे लोग इन दिनों लिख रहे हैं कि कोई आईआईटी कैंपस गोवा में बन रहा था तो गांव वालों को पेसिफाई करने के लिए एक मंदिर बना दिया गया। ये क्या हो रहा है? अब बताइए, एक गांव में आप कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगाते हैं, गांव वाले विरोध करते हैं, आप उनके साथ कुछ डील करते हैं, आप उनको अच्छा मुआवजा की बात करते हैं, उनको नौकरियों की बात करते हैं, आप बोलते हैं कि कुछ ऑक्सिलरी बिजनेसेस होंगे तो वो आपको मिलेंगे, आपको फायदा होगा, इट इज़ फॉर डेवलपमेंट। और फिर कुछ और मुआवजे आप देने की कोशिश करते हैं जिसमें कि कल्चरल मुआवजा भी हो सकता है। मैं मंदिर को उसी तरीके से देखता हूँ, जनता ने मांगा, उन्होंने दिया और पेसिफाई कर लिया। अब सिर्फ हम इसको मंदिर से और आईआईटी प्रोजेक्ट से या मंदिर देने वालों की मानसिकता और राजनीतिक समझ से जोड़ेंगे इस बात को, या इसमें यह भी बहस करेंगे कि ये सारा प्रोजेक्ट गांव में ही क्यों लग रहा है भाई? और अगर आईआईटी प्रोजेक्ट सही हो सकता है और आईआईटी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए किसी तरीके का मुआवजा या एडजस्टमेंट या समझौता हो रहा है गांव वालों से, तो फिर कोई वेदांता का प्रोजेक्ट, कोई नियामगिरी का प्रोजेक्ट, कोई नर्मदा का प्रोजेक्ट गलत कैसे हो सकता है? या वो ट्रेन जो बन रही थी, वो मुंबई में जो हंगामा हुआ था जंगल काटने को लेके, या रेलवे के डेवलपमेंट में बहुत सारी जंगल काटने की खबरें आई पिछले दिनों। ये पेंडेमिक में भी बहुत सारे चीज़ों को परमिट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो मेरा ये कहना है कि हमारे जो लिबरल इंटेलेक्चुअल हैं उन्हें एक तो पिछले 30 साल के लिबरलिज्म के अनुभव पे कोई समीक्षा करनी चाहिए। अगर आप समीक्षा नहीं कर रहे हैं, चाहे राजीव भार्गव हों, बहुत सारे और लोग, और इस बीच में एक बढ़िया किताब उनकी आई है, अभय कुमार दुबे की, हिंदू संस्कृति और उदारवाद और सेकुलर इंटेलिजेंसिया ने या सेकुलर पॉलिटिक्स ने जिस तरीके से इंगेज किया हिंदू पॉलिटिक्स को, इस तरीके बीच बीच में काम हुए हैं। लेकिन मैं ये ठोस रूप से चाहता हूं कि कब उदारवाद ने नियो लिबरल का चोला पहन लिया। अब जैसे एक एग्जांपल दूं, नियो लिबरल का एक बहुत ही डिवास्टेटिंग मोड आता है जब आप आधार कार्ड और इस तरीके के चीज़ों में जाते हैं। आज भी हेल्थ आई कार्ड की बात प्राइम मिनिस्टर ने की है। अब इसके कर्ता धर्ता को एक ज्वाइंट सेक्रेटरी के आदेश से कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा बनाया गया। बाद में कांग्रेस पार्टी से वो सबसे धनी कैंडिडेट थे, उस बार उनको लोकसभा में टिकट दिया गया। अब आज डेट में कांग्रेस पार्टी को भी पता नहीं होगा कि वो कांग्रेस में है कि नहीं है। वो आज भी आज इस रिजीम में भी वो बहुत करीबी हैं और बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी इन्फोसिस ने बनाया, तो वहाँ पे वो इन्फोसिस के सीईओ बन के बाद में दोबारा गए और उस समय ये कहा गया कि वो नए सीईओ की बहाली की प्रक्रिया को देखने के लिए आए हैं। खैर, तो मेरा ये कहना है कि इस तरीके की चीज़ों का अब जैसे एक एग्जाम्पल और लें,
हमारी सरकार जो अभी मौजूदा सरकार है, ये धड़ाधड़ निजीकरण की तरफ जा रही है। बहुत सारे पीएसयूज को बेचा जा रहा है, बैंकों के साथ कुछ कुछ हो रहा है, रेलवे के साथ कुछ कुछ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी, बहुत सारे लिबरल इंटेलेक्चुअल्स इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसके बरक साहब का क्या है? कल को आप सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे? क्या आप इंदिरा गांधी वाला जो मॉडल है उस पर आप सोचने के लिए उसके बारे में तैयार हैं कि राष्ट्रीयकृत करेंगे, हम फिर से नेशनलाइज करेंगे इन चीज़ों को? पेंडेमिक में तो नेशनलाइज ब्रिटेन में हुआ, जो 3 महीने का, मैं कहता हूं कि 3 महीने का समाजवाद जो पूरी दुनिया में चला ये पेंडेमिक में, आज भी चल रहा है, वो कंटिन्यूअस है। कहीं पैसे बांटे जा रहे हैं, हमारे देश में अनाज बांटा जा रहा है। तो मेरा ये सबमिशन है, पहला सबमिशन ये है कि जो भी उदारवादी लोकतांत्रिक बुद्धिजीवी हैं, राजनेता हैं, वो 30 साल के अनुभवों के बारे में निर्मम होकर, निरपेक्ष होकर उसकी समीक्षा करें। पहली चीज आप ये समझें कि जब डिसइनफ्रेंचाइजमेंट होता है, जब सोसाइटी का कोई तबका आपसे नाराज होता है, तो उसके पीछे आज भी मैं मानता हूं कि किसी भी और कारण से अधिक महत्वपूर्ण कारण होता है आर्थिकी। क्या हुआ? ट्रिकल डाउन थियरी का क्या हुआ, जिसको मैं चुआव थियरी कहता हूं? पहले कुछ लोग धनी होंगे, फिर चुएगा, नीचे तक पहुंचेगा। क्या हुआ? आर्थिक लिबरलाइजेशन का। ये इसका आकलन तो उन्हीं लोगों को देना पड़ेगा ना, जो ये कह रहे थे कि ट्रिकल डाउन थियरी है, जो कह रहे थे कि टीना, देयर इज नो अल्टरनेटिव फैक्टर, जो ये कह रहे थे डेवलपमेंट विद ह्यूमन फेस, उनको बताना पड़ेगा ना। मनमोहन सिंह को बताना पड़ेगा, चिदम्बरम को बताना पड़ेगा, मंटो कहलुवालिया को बताना पड़ेगा, आनंद शर्मा को बताना पड़ेगा, और जो भी उनकी राजनीति के साथ खड़े हैं उन बुद्धिजीवियों को भी बताना पड़ेगा ये चीज कि ऐसा क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी आबादी जो पहले से ही बहुत तरीके की वंचनाओं में थी, चाहे वो वंचनाएं सामाजिक हों, कास्ट के आधार पर भेदभाव का मामला हो, या शोषण का मामला हो, या देश के पब्लिक लाइफ में डेवलपमेंट में उनका हिस्सा नहीं मिला हो, या फिर बहुत सारे लोग हों जो बेरोजगार हो गए, या बहुत सारे लोग हैं जिनको जो जीवन में चाहते थे उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, और फिर वो चाहे इस कारण से चाहे उस कारण से जो है वो एक दक्षिणपंथी राजनीति में के साथ खड़े हो गए। तो उन कारणों के बारे में कोई तो मुझे बताएगा भाई। जब आप बौद्धिक हैं, जब आप ज्ञानी हैं, तो ये बताने का जिम्मा इंटेलेक्चुअल का काम क्या होता है? इंटेलेक्चुअल का काम है कि वो इंटेलिजिबल बनाता है हमारे समय को, हमारे लिए, एक सामान्य मानवी को, एक आम आदमी के लिए वो हमारी परिस्थितियों की जटिलताओं को सरलता के साथ, सहजता के साथ समझाने की कोशिश करता है। ये इंटेलेक्चुअल का काम है, खासकर पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनका तो ये काम है भाई। तो वो करें, पहली चीज। दूसरी चीज कि पूरे डिस्कोर्स में हम ये बार बार बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि क्या उदारवादी लोकतंत्र में इनहेरेंट कोई क्राइसिस है कि हर 20 साल 30 साल पर, दुनिया के इतिहास में जब से ये चला आ रहा है, ये उदारवादी, जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था चली आ रही है, हर 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में ये संकटग्रस्त क्यों हो जाती है? ये क्राइसिस में क्यों आ जाती है? कभी फसीजम आ जाता है, कभी नाजीजम आ जाता है, कभी 30 ईयर्स वार आ जाता है, कभी आप युद्ध करने लगते हैं, महायुद्ध हो जाते हैं। ये सब तो उदारवादी लोकतंत्र की। आप ये देखेंगे दुनिया भर में जितनी समस्याएं आज के डेट में, जितनी, न्यूक्लियराइजेशन, क्लाइमेट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, रिसोर्सेज की लूट, ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ, थर्ड वर्ल्ड में की जो वंचनाएं हैं, ये सब उदारवादी लोकतंत्र। तानाशाहों का इसमें बहुत मामूली रोल, राजवाड़ों का बहुत मामूली रोल, नाजियों फांसीवादियों का बहुत मामूली रोल, ये सारा का सारा उदारवादी। तो एक लंबा प्रोजेक्ट ये भी हो सकता है कि उदारवादी लोकतंत्र अपने इनहेरेंट डायनामिक्स को भी समझे और समझाने की कोशिश करे। पॉलिटिकल साइंटिस्टों का ये काम भी होना चाहिए। जैसे कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग मानते हैं कि उदारवादी लोकतंत्र जिन अधिकारों की बात करता है, जिन स्वतंत्रताओं की बात करता है, वो मास्टर रेस की स्वतंत्रताएं होती हैं। आप अमेरिका का इतिहास देख लीजिए, कब महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलता है, बराबरी का अधिकार मिलता है। ब्लैक्स के साथ क्या होता है, और भी दूसरे जो इमिग्रेंट्स पॉपुलेशंस हैं, उनके अधिकारों और उनके साथ क्या हुआ, कब कब हुआ। लिंचिंग तो हाल तक उनके यहाँ होती रही। इस तरीके से ब्रिटेन में आप ब्रिटेन को देख लीजिए, स्पेन को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए। आप बड़े बड़े लोकतंत्र हैं,
आप इक्वलिटी, लिबर्टी, फलाना ढिकाना, आप जो है मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स ये सब चला रहे हैं, और दुनिया भर में जाके आप कॉलोनिज्म फैला रहे हैं, इंपीरियलिज्म फैला रहे हैं, आज भी फैला रहे हैं, जबकि रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई टाइप से। आज भी जब लेबनान में फ्रांस के राष्ट्रपति गए तो उसके साथ जोड़ दिया कि भाई सुधार करना पड़ेगा, मतलब आप किसी को मदद दें और उस खाना खिलाएं और उसके साथ एक शर्त बांध दें। तो मेरा ये कहना है, पहली चीज़ कि हमारे देश में 30 साल के नियोलिबरल एक्सपीरियंस को निर्मम होकर उसकी समीक्षा की जाए, नंबर 1। नंबर 2, उदारवादी लोकतंत्र में क्या इनहेरेंट उसके डायनेमिक्स में कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो बार बार खुद भी क्राइसिस में होता है और मनुष्यता को भी क्राइसिस में डालता है। और जब तक आप इन सारे सवालों पे वो नहीं करेंगे तो कभी ये क्राइसिस आ जाएगी, कभी वो क्राइसिस आ जाएगी। और ठीक है, टाइम पास के लिए तो बढ़िया है, अब हम लेख लिख देंगे, हम किताबें छाप देंगे, हम बात ये कर लेंगे, लेकिन ठोस बात कब होगी? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।